आप उसका यकीन कर रहे हैं, आप पुलिस का भी यकीन नहीं कर रहे, आप उस फाइल का भी यकीन नहीं कर रहे जिसमें मेरे बारे में टोटल जानकारी है, आप उस चीज़ का भी यकीन नहीं कर रहे जो मैं इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने बैठा हुआ हूँ, वो भी यकीन नहीं आ रहा। दो काम होंगे अब, एक तो उस बच्चे के परिवार वाले को इंसाफ मिलेगा, तो बिल्कुल सही आदमी पकड़वाऊँगा जो भी था, चाहे मैं था चाहे वो दूसरा था या और कोई था, ये सामने आएगी सच्चाई, आप लोगों के जरिए लाऊंगा। मुझे पता था कि वो मुझे मानते हैं, है ना, तो मन में डर भी रहता है। आदमी ऐसे घर में वापस जाएगा जिनके बच्चे को वो अपना कातिल मानते हो, मुझे कातिल मान रहे हो, तो मुझे भी डर हो सकता है कि भाई मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मर ही तो सकता हूँ, मर जाऊँगा अपने देश के लिए, क्या दिक्कत है। लेकिन चुप नहीं रहो। नहीं होऊंगा, चुप नहीं होऊंगा, आप करा के देख लो, नहीं होऊंगा। एक्स मुस्लिम की मुहिम छेड़ने वाले सलीम वास्तिक मेरे साथ हैं। अब जेल से हैं और जेल से आने के बाद कह रहे हैं कि मैं मुस्लिमों को डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनना देखना चाहता हूँ, मुल्ला और मौलवी नहीं। ऐसे तमाम पहले भी ये कहते रहे हैं, कुरान को लेकर, हदीसों को लेकर इनमें कमियां निकालते रहे हैं, इसीलिए लगातार निशाने पे भी रहे हैं और कुछ लोगों के पसंदीदा भी रहे हैं। लेकिन जो घटना घटी और जब ये जेल गए तो सभी के चेहरे देखने लायक थे। सब सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। जो सलीम वास्तिक को पसंद करते थे वो भी सोच रहे कि ये एक बच्चे का हत्यारा कैसे हो सकता है। अगर है वाकई में ये हत्यारा है तो हम गलत थे और इनका साथ और समर्थन दे रहे थे, तो अपने आप को भी कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे थे। सलीम वास्तिक हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इतने पुराने केस में कितने बड़े छुपा रुस्तम निकले और कैसे ये पुलिस को झोल दे करके एनसीआर में ही घूमते रहे। क्या कहेंगे? पहले तो आप अपनी सेहत बताइए, कैसी है? सेहत तो अभी भी है जी, ख़राब है, ये अभी भी मौत के मुंह में ही हूँ। आंतें मेरी बाहर पड़ी हुई हैं और ये पहला केस नहीं है, 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, 3 बार मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ, ये तीसरी बार अटेम्प्ट था मेरे साथ में। अच्छा, रही बात झोल, आपने अभी आपके मुंह से निकला झोल शब्द। कोई भी फरार व्यक्ति अपने आप को फेमस नहीं कर सकता, पब्लिक के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि पब्लिक के सामने आएगा तो पुलिस के भी सामने आएगा, है ना। तो मैं फ़रार था ही नहीं। फ़रार उसको बोलते हैं जो घर से भाग जाता है, अपना नाम बदल लेता है, अपने चेहरे को चेंज कर लेता है ना, वो फ़रार होता है। मैंने ना तो अपने घर को छोड़ा, ना ही मैंने अपने नाम को चेंज किया, ना ही मैंने अपनी पहचान को छिपाया। एज इट इज़ हूँ और पब्लिक के सामने खुला आया। आज मुझे खाली इंडिया नहीं, वर्ल्ड के पता नहीं कितने देश जानते हैं, उसमें पुलिस भी शामिल है, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं और मेरे तो साथ मुझे तो सुरक्षा भी पुलिस ही देती थी। पुलिस मेरे साथ 24 घंटे रहती थी, दिन में भी और रात को भी। एक पुलिस को साल में इतने केस मिलते हैं, 30 साल में जो उस वक्त जो पुलिस वाले होंगे, ज़रूरी है कि वो अब तक हों। कौन शकल याद रखेगा? सलीम वास्तिक का केस भी मेरे सामने आया था और ये जेल से फरार। मेरे तो फ़ोटो भी थे ना, केस के अंदर फ़ोटो भी थे, है ना, और वो लोग टीवी पे भी देख रहे हैं उसी फ़ोटो वाले आदमी को, तब भी नहीं समझ में आ रहा। और मेरा घर वही है, मेरा घर नहीं बदला है, मेरा घर आज भी वही है। तो क्या आज मेरे घर का एड्रेस भूल गए? मेरे घर का एड्रेस तो लिखा हुआ ही होगा, है ना। गया था मैं आपके घर, पड़ोसियों से भी बातचीत की। भी गई थी क्या आप? पड़ोसियों से बातचीत की। हाँ। कह रहे थे पुलिस 2 बार तो आई थी, जब तीसरी बार पुलिस आई तो सलीम वास्तिक ने कहानी रच दी। अपनी पत्नी को कहा कि मर गया। आपकी माँ उन पर ही चिल्लाने लगे पुलिस पे कि मेरे बेटे को मारकर अब यहाँ ढूंढ रहे हो, और आप हरियाणा में छिप कर रहने लगे और पुलिस के सामने पेश किया आपकी वाइफ ने कि मेरे पति तो मर चुके हैं। आप 1-2 मुसलमानों की बात पे यकीन कर सकते हैं, आप उन पुलिस वालों को सामने ला सकते हैं जो ये कह दें कि हाँ हम वहाँ पे गए थे घर पे और हमें सलीम ने जो है हमें भ्रमित किया है। मैं अगर भ्रमित कर रहा हूँ तो मैं अपने चेहरे के साथ इतने बड़े बड़े चैनलों के ऊपर घूम रहा हूँ असली नाम के साथ, वहाँ मैं अपना एड्रेस भी बताता हूँ, बहुत जगह बता रखा है मैंने, मैं शामली का रहने वाला हूँ, अपने मोहल्ले का भी एड्रेस देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर भी देता हूँ, फिर भी पुलिस भ्रमित हो रही है। और पुलिस वाले आईजी, डीआईजी, एसपी, सब इंस्पेक्टर मुझसे वाकिफ़ हैं, मेरे साथ बैठते हैं, मेरी सुरक्षा में 24 घंटे रहे, और वो भी भ्रमित हो रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं चल रहा।
ये यकीन के लायक है। नहीं, आप कितने पुलिस वालों को जानते हैं जिसने आपकी मार पिटाई की? आप जिक्र करते हैं थाने में, जानते हैं आप कितनों के नाम? जितनों को जो उस वक्त थे, उस वक्त के पुलिस वालों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा तो रिकॉर्ड। पुलिस वाले आपको कैसे जान लेंगे सलीम साहब? सर पुलिस तो एक ही थोड़ा ही रहती है, चेंज होते रहते हैं ना। फाइल तो एक ही होती है, एड्रेस एक ही होता है, एक्यूज का चेहरा एक ही होता है, फाइल मौजूद है ना। उसी फाइल की मौजूदगी में मुझे दिखाया गया ना अरेस्ट, अभी भी उसी पुराने फ़ोटो को मुझे भी दिखाया गया कि ये आप ही हो। मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो वो उसी फ़ोटो को लेके आज मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं। टीवी पे मेरी चेहरा नहीं देख रहे वो लोग, उनको नहीं दिख रहा। ये यकीन के लायक है। आप एक मुसलमान ने अगर ये कह दिया तो आप उसका यकीन कर रहे हैं, आप पुलिस का भी यकीन नहीं कर रहे, आप उस फाइल का भी यकीन नहीं कर रहे जिसमें मेरे बारे में टोटल जानकारी है, आप उस चीज़ का भी यकीन नहीं कर रहे जो मैं इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने बैठा हुआ हूँ, वो भी यकीन नहीं आ रहा। कि हम उम्र के तमाम आपके पड़ोसी जितने भी हैं, सब नाम तो मुझे याद नहीं है, कई लोगों से उस गली में बात की, दुकानदार है उनसे भी बात की, सब मेरे से नफरत करते हैं, सब आपसे जानते हैं अच्छे से। नफरत करके था तो बचपन से ही तेज, मार पिटाई में तो एक्सपर्ट था, हमें भी पीट देता था कभी कभी। मतलब देखिए ये सब इस्लाम बोल रहा है और कुछ नहीं है, वहाँ सारे मुसलमानों का मोहल्ला है वो। और जब मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ तो जाहिर है वो लोग मुझे गलत मेरे साथ दे ही नहीं सकते। वो लोग जब मेरे साथ ये अटेम्प्ट हुए उस वक्त वो खुश हो रहे हैं, है ना। वजह क्या है? क्योंकि मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ हूँ, तो उनकी गवाही कोई मान लिया जा रहा है, बस सच्चाई देखी नहीं जा रही है, जो सामने है वो समझ में ही नहीं आ रही। जब पुलिस कहीं पे जाती क्या है, पैमाना है? जब पुलिस कहीं पे जाती है ना तो वो रिकॉर्ड में होता है ना। वहाँ जो बयान वो लेते हैं वो रिकॉर्ड में होता है। ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है कोई कि पुलिस मुझे पकड़ने गई। तो अभी आपको पकड़ा तो उन्होंने बताया कि ये केस है आप पे पेंडिंग। हाँ, आपने पूछा जो दूसरा मेरे साथ था? नहीं मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मैंने तो ये कहा कि हम तो बरी हैं उसमें। बोले नहीं बरी नहीं हो। मैंने कहा बरी हैं। मेरा जो दूसरा साथी था दिखाया गया था वो बाहर है, वो जा चुका अपने घर पे। मैं भी इसीलिए बाहर हूँ कि पहले तो मैं ज़मानत पे समझता था अपने आप को, अब फिर मुझे पता चला कि भाई बरी हो गए तो मैं खुश हो गया कि चलो मैं भी बरी हो गया। आप जेल से आने के बाद कितनी बार तारीख पे गए? तारीख पड़ती ही नहीं है, केस के बाद तो तारीख पड़ती ही नहीं है। नहीं, जेल से आने के बाद आप जमानत पे आए हों या पैरोल पे आए हों, तारीख तो पड़ती है ना। नहीं, मैं 3 बार पहले पैरोल पे आया, तीनों बार गया जेल में वापस। चौथी बार मैं जमानत पे आया, उसके बाद तारीख ही नहीं होती कोई, उसके बाद कोई तारीख नहीं होती। तो आपने उचित नहीं समझा कि जब अगर मैं बरी भी हो गया तो अपना ऑर्डर लेके आऊँ? कहाँ का ऑर्डर की कॉपी जिसमें आप बरी हुए? तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी ना किसी कॉपी की। मुझे कहाँ दिखाना था वो ऑर्डर, कहाँ दिखाना था मेरे को, किस लिए दिखाना था? वही तो कागज़ है। आज आपके पास आधार कार्ड ना हो तो आपको कैसे मान लेंगे आप यहाँ के हो? जब कोई केस किसी पे भी लंबित होता है, ऑर्डर की कॉपी जो सालों साल जो मुकदमेबाजी चलती है, आप तारीख भुगतता है आदमी, उसी दिन के लिए भुगतता है ना कि जिस दिन आदेश करेगा जज साहब ऑर्डर करेंगे आप बरी हो। ज़रूरत भी तो होनी चाहिए ना, वो भाई मेरे को ऑर्डर चाहिए, उसको कहीं दिखाने के लिए कोई ज़रूरत भी तो होनी चाहिए। तो ज़रूरत ही नहीं है थी कोई सामने। तो पड़ गई। अगर उस दिन मांग लेते और पता लग जाता आप बरी ना हुए तो आज दोबारा जाना नहीं पड़ता। नहीं ठीक है, चला गया, अच्छा हुआ। जेल जाना अच्छा रहा इस बार? अच्छा है। 2 काम होंगे अब। एक तो उस बच्चे के परिवार वाले को इंसाफ मिलेगा, तो बिल्कुल सही आदमी पकड़वाऊंगा जो भी था, चाहे मैं था चाहे वो दूसरा था या और कोई था, ये सामने आएगी सच्चाई। आप लोगों के जरिए लाऊंगा। आप लोगों ये जो मैं माइक पे बोल रहा हूँ ना, ये सरकार तक जाएगी, है ना, सुनेंगे। उस वक्त की कार्रवाई में तो आप ही 2 ही अपराधी थे ना, आरोपी? हाँ, आप और दूसरे का क्या नाम था? अनिल। तो 2 ही थे ना? हाँ। तो अब क्या तीसरे की सच्चाई, क्या सच्चाई निकलेगी? सच्चाई यही निकलेगी ना कि अनिल कातिल था या मैं कातिल था या हम दोनों कातिल थे। अगर हम दोनों कातिल थे तो वो बरी कैसे हो गया, है ना। और एक बरी हो गया तो दूसरा कैसे कातिल रह जाएगा? दूसरा थोड़ा ही, एक अकेला थोड़ा ही रहेगा। जब 2 थे तो दोनों ही होंगे ना कातिल।
वो बरी हो गया। तो उसमें तो सवाल ये है कि आपकी निशानदेही पे बच्चे को बरामद किया गया, उसकी डेड बॉडी को। अब वो तो पुलिस ने कहानी बनाई गई है ना, पर उसमें एक्यूज दोनों है ना। अब वो तो पुलिस पूरी कहानी अपने तरीके से बनाती है, अपने हिसाब से बनाती है। मेरे हिसाब से थोड़ा ही बनाएगी वो, या किसी और के हिसाब से थोड़ा ही बनाएगी। वो तो खाना पूर्ति करेंगे पूरी। उन्होंने खाना पूर्ति किस तरह की वो जानते हैं। ये तो सभी कहते हैं, जो भी जेल जाता है, जो थाने में जो भी जिसका रिमांड होता है, यही कहता है कि मेरे साथ मार पिटाई की, पुलिस ने एक एप्लीकेशन पे सारी कहानी लिख दी और आखिरी में मेरे साइन करवा दिए, मेरे से कुछ पूछा ही नहीं। ये तो हर आदमी यही तो कहता है। हाँ, तो हमें सज़ा भी मिली, वो किस आधार पे मिली? सिर्फ इस आधार पे कि लास्ट में एक आदमी ने ये गवाही आगे दी। कौन गवाह था वो? मुझे भी नहीं पता कौन था वो, मैं भी नहीं जानता कौन था वो आके ये गवाही दे रहा है कि मैंने लास्ट में आखिरी वक्त में सलीम के साथ उस बच्चे को देखा 11 बजे। अब वो 11 बजे मेरे को देख रहा है उसके साथ, और स्कूल से वो बच्चा आ रहा है, 1 बजे उसकी स्कूल से छुट्टी हो रही है, और 11 बजे वो उसको टैक्सी स्टैंड पे देख रहा है मेरे साथ। ये पॉसिबल होगा? वहाँ मैं बरी हो रहा था, लेकिन बाद में मेरे वकील ने किसी से पैसा खा के उसकी गवाही को बदलवा दिया। उसने फिर 11 बजे की बजाय पता नहीं 2 बजे का टाइम बताया, पता नहीं कितने बजे का, यानी कि ये दिखा दिया कि हाँ स्कूल से छुट्टी होने के बाद देखा। यानी उसने 2 बार गवाही दी। हाँ, 2 बार गवाही। सलीम साहब, थोड़ी कोर्ट की कार्रवाई जो है मैं भी जानता हूँ, ज़्यादा तो नहीं जानता लेकिन थोड़ी बहुत जानता हूँ। जितनी भी गवाही होती है वहाँ कोई मौखिक तो होती नहीं। हाँ, मौखिक तो होती नहीं कि वो बोल रहे हैं, फिल्म तो है नहीं है कि जज साहब बैठे हैं ऑर्डर कर रहे हैं, वकील बोल रहे हैं। नहीं, आप जो एक एक शब्द कहता है वो रीडर बैठ के एक एक शब्द लिखता है। हाँ, वो लिखा हुआ है मेरी। तो जब आपकी उसमें लिख दिया कि 11 बजे देखा है, हाँ, और दूसरी बार वो कह रहा है कि मैंने 2 बजे देखा है। कहा था जज साहब ने, SL बयाना जी अगर इस वीडियो को देखें तो उनको याद आ जाएगा। उस वक्त जब वो दोबारा से उन्होंने उस गवाह से सवाल करने की मांग की, तो उस जज साहब ने मेरे को वार्न किया कि अपने वकील को रोको, आप इस गवाही से बरी हो रहे हो, और ये दोबारा उसको सही कराने की कोशिश करेंगे, उसमें आप फंस जाओगे। तो मुझे इतनी जानकारी थी नहीं, मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, 18 साल की या इसके आसपास की मेरी एज थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने गवाह से सवाल दोबारा कर दिया, गवाह ने फिर अपनी गवाही को बदल दिया। उस गवाही पे मुझे सजा हुई, और उस अनिल को, हम दोनों को उस गवाही पे मिले आप अपने सहयोगी से जो इस मर्डर में आपके साथ? मैं जैकेटों की सप्लाई करने लगा था, क्योंकि मेरी क्लासेस 2 घंटे की थी, सारी 3 घंटे की थी। 1 घंटा अलग से ट्यूशन के तौर पे देता मैं, और 2 घंटे स्कूल में देता था। 3 घंटे का मेरा टोटल काम था। तो मैंने सोचा अगर मैं रूम किराए पे लूँगा, 400 रुपये रूम का किराया मिनिमम था उस वक्त, तो 400 रुपये वहाँ वेस्ट जाएंगे। तो मैं जैकेटों की सप्लाई, जो सर्दियों में पहनते हैं जैकेट, उसकी सप्लाई करने लगा, और उसी फैक्ट्री में सोने लगा। उसी फैक्ट्री के अंदर ये दूसरा जो एक्यूज था अनिल, वहाँ पे सिलाई मास्टर था, ये जैकेटें बनाता था। तो इसकी मेरे साथ में जान पहचान होगी। फिर इसने मुझे अपना रूम शेयर करने की ऑफ़र की कि 350 मेरे रूम का किराया है, 150 मैं भर दूंगा, 200 आप भर देना, और आप भी पंखे के नीचे सोना है, यहाँ मच्छर काटते हैं। ज़्यादा कमाता था आपसे? वो बहुत कम कमाई ज़्यादा? नहीं, उसकी तो बहुत कम थी, मेरी कमाई ज़्यादा थी। मैं सरकारी नौकर था। मेरी उस वक्त जब 50 पैसे का टिकट सिनेमा हॉल का होता था, तब 1800 रुपये मेरी सैलरी थी स्कूल से। आपके जो पड़ोसी है वो ये कहते थे कि वो बड़ा टसन में आते थे, जींस विंस डाल के, शुरू से ही टसन में पैसे में रहते हैं। भाई मैं आज भी कपड़े अच्छे वो सलीम जो अच्छे कपड़े पहनता है, टसन में रहता है, बढ़िया पैसे उस वक्त दौर में कमा रहा था 95-96 में, तो उसको क्या मजबूरी थी? पैसा कमाने की ज़्यादा होड़ थी कि आप एक फैक्ट्री में सो रहे हैं कमरा लेने के बजाय, जिसकी 2000 की तनख्वाह, 400 का कमरा क्यों नहीं ले रहा है? एक्चुअली 1800 रुपये टोटल तनख्वाह थी मेरी, और 400 रुपये रूम का रेंट था मिनिमम। तो 1800 शादी हुई नहीं थी आप? नहीं, उस टाइम हो चुकी थी, उस टाइम हो चुकी थी। नहीं, शायद मुझे याद भी नहीं है, उस टाइम नहीं हुई थी शादी। सॉरी, कुंवारा ही था मैं उस टाइम, लेकिन घर परिवार का जिम्मेदार तो था मैं टोटल पैसा अपने घर पे ही भेजता था। जो जैकेटों की सप्लाई करके थोड़ी इनकम मुझे होती थी, उसमें मैं खाना वगैरह खाता था, उसमें मैं अपने रोज़मर्रा के खर्चे करता था। इसलिए मैं फैक्ट्री के अंदर सोता था। 1.5 या 2 महीना में, पता नहीं 3 महीना फैक्ट्री के अंदर सोया। फिर मुझे उसने रूम ऑफ़र कर दिया, 150 रुपया भरने को कहा, तो 150 रुपया मुझे सही लगा।
तो मैंने उसके साथ रूम शेयर कर लिया। और मेरे रूम पे मेरे स्टूडेंट भी आते थे, वो लड़का भी आता था। उनको आप कॉलेज में स्कूल में क्लास देते थे, वो जूडो सीखने आते थे? हाँ, ट्यूशन के तौर से। तो एक्स्ट्रा क्लास भी देते थे? हाँ, वो एक्स्ट्रा चार्ज होगा? हाँ, उसका एक्स्ट्रा अलग से, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, 35 रुपये टोटल था अलग से। तो 35 रुपये इतनी बड़ी रकम नहीं होती थी। जो मृतक बच्चा था उसका क्या नाम था? संदीप। तो उससे आपको लगाव था? वो इस वजह से था, उससे भी, और उसकी सिस्टर भी, दोनों मेरी स्टूडेंट थी। और दोनों के दोनों मेरे सभी स्टूडेंट से बेहतरीन थे। सबसे प्यारे स्टूडेंट थे? हाँ। अच्छे थे, काबिल थे, आप जो कहते थे झट से पकड़ लेते थे? पकड़ भी लेते थे, मेरी इज्जत भी ज़्यादा करते भी करते थे। घर भी मेरा आना जाना था। ठीक। जब ये तमाम घटना घटी, आप कह रहे हैं मुझे गलत फंसाया गया, मैं ईमानदार हूँ, मैं शरीफ हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं था ही नहीं, अनिल करने वाला था, मैं तो फंसाया गया हूँ। जेल से आने के बाद आप 7 साल रहे, 8 साल रहे, जितने साल भी रहे, और उसके बाद तमाम आपने ज़िंदगी जिए। कभी आप हरियाणा में रहे मौलवी बनकर, जो भी किया आपने, फिर बाद में भी यूट्यूबर बनकर तमाम फेमस हो गए, टीवी पर बैठने लगे। कभी दिल में ये नहीं हुआ कि मैं एक बार उस परिवार से मिल लूँ और जाके सच्चाई बता दूँ, वो मेरे प्यारे स्टूडेंट थे जिनके कत्ल मेरे सर पर है, मेरे नाम पे लिखा है कि सलीम उसका हत्यारा है, एक बच्चे का शिक्षक की हत्यारा है, उनके माँ बाप से जाके माफ़ी मांग लूँ, गलती मान लूँ? वजह है, गलती तो तब मान लूँ जब मैंने कुछ किया हो, लेकिन सच्चाई तो बताने का फ़र्ज़ बनता है आदमी का। लेकिन डर भी होता है, क्योंकि मुझे पता था वो लोग मुझे कातिल समझते थे, वो लोग मुझे कातिल मानते थे, क्योंकि पुलिस ने ऐसा ही उनके सामने कहानी बनाई थी, ऐसी ही रखी थी कहानी उनके सामने। तो मुझे पता था कि वो मुझे मानते हैं, है ना। तो मन में डर भी रहता है, आदमी ऐसे घर में वापस जाएगा जिनके बच्चे को वो अपना कातिल मानते हो, मुझे कातिल मान रहे हो, तो मुझे भी डर हो सकता है कि भाई मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और मैं दोबारा से किसी पुलिस के लफड़े में पड़ना भी नहीं चाहता था। जो हो गया उसको एक नीति समझ गए, ईश्वर की समझ गए या किसी की भी समझ गए, मैंने दिमाग से ही। हाँ, साजिद रशीदी को जानते हैं? हाँ, वो मौलाना जियादी। वो कह रहे हैं कि जितने लोग, साजिद रशीदी तुम्हारे लोगों के लिए है, करूँगा इलाज सबका तुम्हारा। वो कह रहे हैं कि जितने लोग हैं ना, ये एक्स मुस्लिम की मुहिम छेड़ रहे हैं, कुरान हदीसों के बारे में बोल रहे हैं, वो सब सलीम वास्तिक जैसे हैं, नाजिया खान जैसे हैं, जो सब फर्जी हैं, सब पे मुकदमेबाजी हैं, सब किसी न किसी ठगी में खेल रहे हैं और बचने के लिए ये मुहिम छेड़ रहे हैं। मेरे ऊपर कोई मुकदमेबाजी नहीं है। इसके अलावा ये भी 31 साल पुरानी थी, जब तो मैं एक्स मुस्लिम का मुझे पता भी नहीं था किसी चीज़ का, ऐसी बातों का। ये तब की मेरे ऊपर थी। उसके बाद जीवन में मेरा ना तो कभी पुलिस से कोई वास्ता हुआ, ना ही मैंने जीवन में कभी किसी के साथ कोई हेरा फेरी की, ना ही कभी जीवन में कोई ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से मुझे पुलिस के सामने आना पड़े। जब आप पे हमला हुआ, जानलेवा हमला, आप ही के घर पे सुबह 2 युवक आए और जियादी आप सही नाम लो उनके लिए, जिसान और गुलफाम, हाँ, इनकाउंटर में ढेर भी हो गए। हाँ जी। उससे कुछ दिन पहले आप घर पे भी गए थे? हाँ, रमजान में जहाँ? हाँ, मैं जाता ही रहता हूँ, मैं जाता ही रहता हूँ, महीने में नहीं तो 1.5 महीने में अपने घर पे जाता रहता हूँ। तो घर वालों से वहाँ पे तो आपके बड़े भाई हैं? बड़े भाई भी हैं, मेरी माँ किराएदार भी थी, मेरी बीवी भी थी, मेरे बच्चा भी थे। अच्छा, और जब आप जेल गए तब वहाँ पे कोई नहीं था? अब हाँ, हाँ, वो भाई थे केवल? हम मेरे सारे बच्चे काफ़ी टाइम से यहाँ लोनी में आ चुके हैं। तो अब मैं जाहिर है जहाँ मेरे बच्चे होंगे मैं भी वहीं रहूँगा, लेकिन मैं फिर भी। तो भाई कह रहे थे कि दिन भर ज्ञान बांटते हैं, आपके भाई कह रहे थे कि दिन भर तो ज्ञान बांटते हैं, लेकिन शामली में वो मकान बेचने आए ताकि मैं भी बैठने लायक ना रूम में रहने लायक। ये झूठ है, मैं मकान बेचने गया ही नहीं, कभी भी नहीं गया, क्योंकि जब मेरा भाई वहाँ पे रह रहा है तो मैं क्यों मकान बेचने जाऊँगा। मेरे भाई ने कहा था बेचने के लिए, तो मैंने उनको कहा था कि जब दिल करेगा बेच देना, हमारा हिस्सा हमें दे देना। इसके अलावा कोई मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई बेचने खाचने की। बेचने कोई बात नहीं, मैं क्यों करूँगा जब एक आदमी वहाँ पे रह रहा है। मैं तो नहीं रह रहा, लेकिन मेरा बड़ा भाई तो रह रहा है, उसको मैं खर्चा भी दे के आता हूँ। अभी भी दे के आया था उसको, 7,000 रुपये दे के आया था, कभी 3,000। कह रहे थे कि मुझसे कोई मतलब ही नहीं, वो हमें रोटी तक की बात नहीं करते। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। वो हैं जो मुझे इस्लाम पे बोलने की वजह से छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी उनका साथ देने की। किराएदार अभी भी रह रहा है लड़का अपने परिवार के साथ, वो कहता है कि हम टाइम पे इनको खाना खिलाते हैं, परिवार वाले तो पूछते ही नहीं। किराएदार किसी को खाना खिलाएगा?
कह रहे हैं कि हम इनके घर में रहते हैं इसलिए खाना देते हैं। हाँ तो हम अपना पिताजी समझ के, अपना बुजुर्ग समझ के इनको खिला रहे हैं। नहीं, वो किराया देते हैं अपना 2000 रुपये किराया देते हैं। वो जो खाना खिलाते हैं उस खाने का खर्चा मेरा भाई देता है। उस खाने का पूरा खर्चा मेरा भाई देता है। कभी आटा डलवाता है, कभी सब्जी देता है, कभी कुछ देता है, उनको देता है वो। एक बार शामली में भी आपने किसी लड़की के साथ आप घूम रहे थे, एक बुढ़िया मिली हमने आपके पड़ोसी, कह रहे मेरे दामाद ने, भतीजे ने, किसी ने देख लिया था, फिर सलीम ने उसको बड़ा धमकाया कि अगर इस बारे में चर्चा भी की ना तो खाल उधेड़ दूंगा। मतलब मुझे लड़कीबाज भी साबित कर रहे हैं। आप ही के पड़ोसी। और वो बुढ़िया कह रही थी कि इस बार जब सलीम आया था मुझे कह रहा था कि तू अब तक जिंदा है, मरी नहीं तू अभी। हाँ, ये वही बुढ़िया याद आ गई। हाँ, वीडियो भी देखी, उसी ने बताया। वो कसाई हैं और मेरे बराबर। अपने खाला पर उधर जहाँ शिव चौक के आसपास कहीं देखा होगा, उसके किसी रिश्तेदार ने, दामाद ने मेरे साथ, लड़की के साथ मेरे साथ कभी कोई लड़की कहीं पे गई नहीं है। कभी कोई ज़िंदगी में मेरी बीवी के अलावा मेरे साथ लड़की रही ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और एक ही हुई है कि ज़्यादा? एक ही है शादी मेरी। हाँ, मेरी बीवी अब तक है, जिंदा है, लेकिन मुझे छोड़ रखा है। इसी वजह से छोड़ रखा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ बोलता हूँ। आपकी बीवी ने आपको छोड़ा? हाँ, फिलहाल। अस्पताल में आपसे बहुत लोग मिलने आए, नेता नगरी बहुत लोग आए, जेल में कोई मिलने आया? जेल में भी बहुत आए हैं, बहुत आए हैं। लगा आपको जो शुभचिंतक थे वहाँ पे भी आए हैं। मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग मौजूद हैं। और मैं जो आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ ना, अपनी सच्चाई की वजह से ही बैठा हूँ। इस केस के अंदर जमानत हो ही नहीं सकती। तो अभी जमानत है कि पैरोल है? और इस वक्त पैरवी किसने की? पैरोल भी जमानत ही होती है। इस वक्त पैरवी किसने की? एक मुस्लिम परिवार की लड़की को मैंने इस्लाम से बाहर निकाला और उसने मुझे अपना फादर मान लिया, मैंने उसको अपने बेटी मान लिया, जो अभी यहाँ पे बैठी थी, आपने भी देखी होगी। वो लड़की मेरी मुलाकात तय कर रही थी और उसने वकील की भी कोशिश की, मैंने मना कर दिया, कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी करूँगा जेल के वकीलों के ज़रिए करूँगा। तो मैंने जेल के वकीलों के ज़रिए ही किया है। सुप्रिटेंडेंट साहब के पास एप्लीकेशन लगाई होम मिनिस्ट्री में और वहाँ से मेरे को छोड़ा गया है। आपने कहा योगी को मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। हकीकत बात है और इसी वजह से मुझे जेल हुई है। वाकई में रियल में फैक्ट तो यही है। मैं इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता, आपने पूछ लिया तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने ये कई वीडियो में बोला था कि मैं योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहता हूँ। वही इस लायक हैं जो देश को सही राह पे ला सकते हैं, सही रास्ते पे ला सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। और ये बात एक सीएम, नाम नहीं लूँगा, को बहुत गहरी लगी। वो प्रधानमंत्री पद के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको ये बात चुभी। और एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना देखना, दूसरे मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया। हाँ, तो उन्होंने मुझे कांटा देखा बीच में कि ये कांटा है, कहीं ये ज़्यादा बयान दे के योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री ना बनवा दे। क्या वो मुख्यमंत्री योगी से मजबूत है? वो योगी से मजबूत नहीं है, लेकिन पावर यानी कि पुराना है, योगी जी से पुराना है, मजबूत योगी जी ही है। तो अभी भी इस बात पे कायम है? हाँ, 100% कायम हूँ। वाकई में भारत को अगर कोई सही दिशा दे सकता है वो योगी आदित्यनाथ ही है। जिस आप पे हमला करने वालों को 24-48 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर दिया। उससे पहले भी बयान है मेरे, उससे पहले भी मेरे ये बयान है कि योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री पद के लायक हैं। और उसके बाद में उन्होंने मेरे हमलावरों को सज़ा दिलाई, तो सिंपैथी में नहीं कहा मैंने, जो फैक्ट है वो मैं पहले से बोल रहा हूँ। ये भी तो सिंपैथी है, आप कह रहे हैं कि मुझे फांसी चौराहे पे दे दो, कानून तो कानून के हिसाब से देगा ही। अगर मैं दोषी हूँ तो ये सिंपैथी गेन करने वाला जो तरीका हो ही नहीं सकता, उसका बखान करना भी तो सिंपैथी है। हो सकता है ये चौराहे पे भारत में कब सजा हुई है, कि किसको फांसी हुई है, और अपने मांगने से किसको फांसी हुई? मेरे ख्याल से हुई है काफ़ी लोगों को। चौराहे पे किसको फांसी हुई? देखिए, मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन मैंने कई केस ऐसे सुने हैं जिनको मतलब पब्लिक के अंदर सज़ा दी गई। में किसी को सज़ा चौराहे पे नहीं होती। ये कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है। अगर नहीं होती तो मैं चाहता हूँ हो, और वो मेरी हो या फिर उस हत्यारे की हो जिसने इस बच्चे को मारा।
लेकिन ये खाली बोलने से थोड़ा ही होगा, आप कानूनी लड़ाई लड़िए, इसके भी तरीके हैं। ठीक है, मुझे इतने तरीके नहीं पता क्योंकि मैं कानून को ज़्यादा नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैंने कानूनी पढ़ाई कोई पढ़ी नहीं है, मेरा कानून से इतना वास्ता भी नहीं रहा है। मैंने चाहे अनाड़ीपन में कहा, चाहे जैसे भी कहा, जो मेरे दिल में आया मैंने वो कह दिया। आप घर कब जाओगे? शामली? हाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मेरा घर है। अपने भाई से नाराज़गी जाहिर करूँगा कि भाई आपने झूठ क्यों बोला, आपने सच्चाई क्यों नहीं बयान करी कि मैं आता हूँ, आपको खर्चा भी देता हूँ और यहाँ पे आता ही रहता हूँ, बल्कि मैं सोता भी हूँ आके, कहीं कहीं दिन रुकता भी हूँ आके, आपने सच्चाई क्यों नहीं बताई किसी को। और अगर यहाँ पे पुलिस आई थी, आपने पुलिस को ये बयान क्यों दिए कि मैं मर गया, इसका मतलब आपने कुछ खा रखा था, रिश्वत खाई थी, आपको जेल होना। पड़ोसियों ने, आपके पड़ोसियों ने कहा ये? उन पड़ोसियों को भी बंद करवाओ फिर कि तुम आज तो बता रहे हो, तुमने उस टाइम पुलिस को खबर क्यों नहीं दी। क्योंकि हम ये सोच बैठे कि बरी हो गया वो, इसीलिए आ रहा है, हमें ये नहीं पता था झूठ बोल के आ रहा है, इसको पुलिस का भी पागल बना दिया इसने। आप कैसे पता चल गया उनको, आप कैसे पता चल गया उनको? जब जेल गई तब पता चला। कॉमेडी करवा रहे हो आप भी। अरे वो तो कमेंट में लिख रहा है, हर आपकी वीडियो के नीचे लिख रहा है कि मेरा पड़ोसी है और ये पहले से ही ऐसा है। मुसलमान की आप मेरे से क्या मतलब, क्या उम्मीद रखते हो कि वो कहेगा कि नहीं ये आदमी अच्छा है, ये उम्मीद रखते हो? आप रखते हो इस उम्मीद को कि एक मुसलमान मेरी थोड़ी सी भी सिंपैथी मेरी तरफ को दिखाएगा? कोई भी नहीं दिखा सकता। आपको नहीं लगता एक भी है? हैं? एक भी लगता नहीं, कोई एक भी है ऐसा कहने? नहीं है, मुझे क्या नहीं लगता, आपको लगता हो तो आप यकीन के साथ बता दो कि कोई मुसलमान मेरे लिए सिंपैथी दिखा सकता है। जो दिखाएगा तो जाहिर है वो मुसलमान है ही नहीं है, वो एक्स मुस्लिम है। आखिरी सवाल, किस तारीख तक बाहर है? बाहर है मतलब जेल से पैरोल कितने दिन की मिली है? 30 दिन, 20 दिन, 50 दिन? अभी तो मेरे को 4 वीक की कही है, लेकिन बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी? आश्वस्त हो? हाँ, वो मेरे को उन्होंने मेडिकल के आधार पे, और अब वो डर भी ख़त्म हो गया जो धमकी का था, कम से कम उनके जहन से ख़त्म हो गया हो। पर मैं तो करता रहूँगा ऐसे काम, धमकी वाले और कत्ल वाले। लेकिन इस बार तो इतना सामना भी नहीं कर पाओगे। मर ही तो सकता हूँ, मर जाऊँगा अपने देश के लिए, क्या दिक्कत है? लेकिन चुप नहीं रहो? नहीं होऊंगा, चुप नहीं होऊंगा, आप करा के देख लो, नहीं होऊंगा। तो इसलिए मास्तिक थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और जेल से आने के बाद पहली बार आज रूबरू हो रहे हैं, तमाम मुद्दों पर राय रखी, शामली से लेकर मैं घर से लेकर परिवार से लेकर तमाम इस केस से जुड़ी तमाम जानकारियाँ इन्होंने साझा की हैं। लगातार आप भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं कुलदीप सिंह।